हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई एम रमन शर्मा, योर एजुकेटर ऑन कैरियर गोल्स। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज से गाइज फाइनली हम लोग स्टार्ट कर पा रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री का सिलेबस फॉर यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड ऑल दी अदर एग्जामिनेशंस जहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एंशियंट हिस्ट्री आती है। तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आज जो पहला लेक्चर है उसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं जो कि बेसिक हैं, ज़्यादा बुक्स में मिलती नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट टू रीड एंड हाउ टू रीड, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, करियर गोल्स पे आप सभी का वेलकम है गाइज। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सीरीज कंटिन्यू करूं, सेशन को लगातार देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा हमारी ये करियर गोल्स की कम्युनिटी फैमिली जो है बढ़ेगी। ठीक है, और जैसा कि आप सभी को पता है कि करंटली आई एम टीचिंग ऑन अनअकैडमी ऑल्सो फॉर यूपीएससी सीएससी कैटेगरी। तो यूपीएससी में हम वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें अभी पढ़ा रहे हैं, सी सेट भी कवर कराया है। तो आप लोगों के लिए गाइज अनअकैडमी काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी कर रहे हैं, जिनमें से कुछ चीज़ों के बारे में मैं आपको अभी यहाँ पर बता देती हूँ। जैसे कि 4 in 1 ऑफर है, 28 अप्रैल तक के लिए वैलिड है ये। इसमें आपको 20 बुक्स मिल रही हैं। मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर के तहत आपको यहाँ पर 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर 3 महीने और एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। 2 साल के सब्सक्रिप्शन पर 3 महीने और एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अगर आप मेरा कोड यूज करोगे उधर रमा_शर्मा, ठीक है, तो अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा कोड यदि इस्तेमाल करते हैं, दैट इज रमा_शर्मा, तो आपको वहां पर 10% का ऑफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा है कि प्राइजेस वही हैं, सेम हैं, 10% का ऑफ भी मिलेगा, साथ में बुक्स भी मिलेंगी, साथ में आपको 3 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे। और जो बच्चे डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन नहीं ले पा रहे हैं तो उनके लिए लोन के लिए भी एक प्रोसीजर अभी शुरुआत हो चुकी है। तो ये ऑफर जो है 28 अप्रैल तक वैलिड है। बाकी जो बुक्स की डिटेल है वो यहाँ पर है, जिनमें पीवाईक्यूज हैं, करंट अफेयर्स हैं, बेस्ट यूपीएससी एक्सपर्ट्स ने बनाई हैं, पढ़ने में इजी रहेंगी, जीएस पेपर 1 2 3 4 और ऐसे पेपर के सारे सिलेबस को कवर करेंगी। चेज योर यूपीएससी ड्रीम, उसका लिंक मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है, तो आप लोग उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे मैंने लिंक डाले हुए हैं अनअकैडमी से रिलेटेड, वो आप वहां पर देख लीजिएगा। उनको आप ओपन करेंगे, आपको सीधा ये वहीं लेकर जाएंगे। तो जो लोन है उसमें बेटा इंटरेस्ट रेट भी कुछ नहीं है। ठीक है, कोई हिडन चार्ज नहीं है, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है जैसे लोन्स में होती है, मिनिमल पेपर वर्क है। तो एक बच्चे के लिए जो कि ज़्यादा अर्निंग नहीं है जिसकी, या फिर जिसके परिवार की ज़्यादा अर्निंग नहीं है, तो उसके लिए ये बहुत सही है कि अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस की प्रॉब्लम है तो आप लोन से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर के बारे में जानकारी, जिसमें मैंने बताया आपको कि 1 साल का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो 28 अप्रैल तक तो आपको 3 महीने एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। 2 साल का लेते हो 2023 वाले एस्पिरेंट्स के लिए हैं, तो वहां पर भी 3 महीना एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो 1 साल या उससे ज्यादा के लिए ये वैलिड है। जीएस आइकॉनिक कॉम्बो ऑप्शनल सभी के लिए ये वैलिड है। 28 अप्रैल से आप लोगों के नए बैचेस भी लॉन्च होने वाले हैं अनअकैडमी पर। तो आप लोगों में से जो भी ऐसा है कि जो फुल फ्लेजेड तरीके से तैयारी करना चाहता है, वो अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेकर एक बेहतरीन तरीके से अपनी जर्नी को, मतलब जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि तैयारी को करो मजबूत और तरीके को बनाओ आसान। तो ये आसान तरीका वैसे ही होगा, नहीं तो किताबों में खोते चले जाओगे, किताबों के चिट्ठे लगते चले जाएंगे और बहुत मुश्किलें आ जाएंगी। सो टॉप एजुकेटर्स आप लोगों के लिए वहाँ पे 1 ईयर के कोर्सेज लेके आए हैं, 2 ईयर के कोर्सेज लेके आए हैं, जहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस का कंप्लीट सिलेबस होगा। साथ के साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी। तो बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश की टेस्ट सीरीज, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में ये कोर्सेज रहने वाले हैं। तो हिंदी माध्यम के छात्रों को भी दिक्कत नहीं होगी, इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट्स को भी दिक्कत नहीं होगी, और जो बाइलिंगुअल है, हम जैसे जो हिंदी इंग्लिश दोनों को ही हैंडल कर लेते हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एनसीईआरटी के भी बैचेज हैं जहां पर 6 to 12 की कंप्लीट एनसीईआरटी भी कराई जा रही है बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में, जिससे कि आपकी फाउंडेशन अच्छी बन जाए। प्लस क्लासेस में आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, वीकली टेस्ट मिलते हैं, स्ट्रक्चर कोर्सेज मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। यदि आप आइकॉनिक लेते हो तो इसके साथ आपको कुछ और फीचर्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे पर्सनल गाइडेंस है, स्टडी प्लानर है, स्टडी मटेरियल है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस है, टेस्ट की एनालिसिस वगैरह, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। तो उनके जो सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस हैं आइकॉनिक और प्लस के, वो दोनों ही मैंने यहाँ पर इस पीपीटी में भी डाले हुए हैं। तो आप लोग इनको
फॉलो कर सकते हैं। 1 साल या उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा, आपको बुक्स मिलेंगी, आपको एक्स्ट्रा मंथ्स मिलेंगे। ऑप्शनल का कॉम्बो भी ले सकते हैं आप अनअकैडमी पर। ये मेरे को बहुत सही चीज़ लगती है, ये मेरा अपना चैनल है, यहाँ मैं फ्रीली बोल सकती हूँ कि टेस्ट सीरीज़ ये लोग साथ में देते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज साथ में देते हैं तो बच्चे को अलग से टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जीएस और ऑप्शनल का कॉम्बो लेकर आप प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी साथ में कर सकते हैं, साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है। तो सब्सक्रिप्शन अगर आपको अनअकैडमी पर लेना है तो आप लोग मेरे कोड को इस्तेमाल करिएगा रमा_शर्मा, जिससे कि आपको 10% का ऑफ भी मिल जाए, ठीक है। और आप लोगों के लिए लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। चलो शुरू करें आज का अपना सेशन। तो आज हम लोग देखो शुरू कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या बुक्स आपको पढ़नी है, ठीक है। मेन चीज यही रहती है कि भाई हम कहाँ से पढ़ें। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कहीं कोचिंग नहीं है, अभी तक नहीं लिए, आगे देखेंगे, पता करेंगे। तो जैसे कि सभी लोग आपको बताते हैं एनसीईआरटी के लिए, तो आप लोग 6 क्लास की एनसीईआरटी उठाएंगे। अब बच्चे सोचते हैं यार 6 क्लास की एनसीईआरटी में 70-75 पेज हैं, क्या ही होगा इसमें। बेटा इसमें बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जाननी बहुत जरूरी है, बेस बनाती है ये आपका। तो ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है, क्लास 6 की एनसीईआरटी है, अवर पास्ट 1, ठीक है। उसके बाद अवर पास्ट 2 7th की है, अवर पास्ट 3 8th की है, ऐसे ये चलती रहती है। तो एक तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री के लिए ये बुक लेनी है, 20 से 25 रुपए की, 25-30 रुपए की किताब आती है ये। साथ में फिर आपको क्लास 12th की सीधे जंप करोगे 6 दूनी 12, वहां पर आप पढ़ेंगे थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री। ये क्लास 12th की एंशिएंट हिस्ट्री के लिए है ये बुक, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री। तो अब मैम अगर आप हमको पढ़ा रहे हो तो फिर हमें ये बुक पढ़नी चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए? कि जितना भी मैं यहाँ पर बताऊंगी ना उसके बाद आपको मैं आपको बताऊंगी भाई आज हमने ये टॉपिक पढ़ा है, तो इन बुक में से आपको वो चैप्टर ढूंढना है और उसकी एक बार रीडिंग लगानी है, ठीक है। कहीं कुछ छूट जाता है, कहीं कुछ रह जाता है, वैसे तो उम्मीद नहीं है कि रहेगा छूटेगा, लेकिन जब आप उसको एक एक तरीके से पढ़ते हो, ठीक है, एक पैराग्राफ की फॉर्म में पढ़ते हो, तो आपको मेंस की आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस हो जाती है। तो बेसिकली जनरली होता क्या है कि हमको सभी को पता है एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन हम ऐसे नहीं पढ़ते हैं, मतलब हम खुद से ही पढ़ लेते तो फिर ही क्या था। तो हमको एक हेल्प लगती ही लगती है। तो आपको डेली काम ये करना है। और भाई कक्षा 6 की किताब है तो पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। आपको आधा घंटा नहीं लगेगा एक चैप्टर खत्म करने में, 15 से 20 मिनट में एक चैप्टर पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको इस सेशन को देखने के बाद में आधा घंटा देना है इन दोनों बुक्स पर, ठीक है। इसके अलावा और क्या मटेरियल यूज करें मैम? आप मेरे लेक्चर नोट्स को यूज करोगे, ठीक है, आप मेरे लेक्चर नोट्स को यूज करेंगे। आप तमिलनाडु, बहुत बच्चों को होता है मतलब कि तमिलनाडु बोर्ड पढ़ना है क्या, पढ़ना है क्या। तो ये 3 चीजें हैं, ये 2 चीजें हैं। तमिलनाडु बोर्ड, या तो आपके पास तमिलनाडु बोर्ड की न्यू वाली बुक हो, न्यू न्यू ही क्यों मैम, आजकल हर टीचर न्यू बुक के लिए बोल रहा है। न्यू बुक थोड़ी अपडेटेड है बेटा, थोड़ी सी उनमें पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन अच्छी है। तो जिन चीजों को आंखों का सुकून मिलता है ना, जिन चीजों से हमें हमें वो चीजें ज्यादा लुभावनी लगती हैं, प्रभावित लगती हैं, तो वो भी हमें करना है कि हमको तमिलनाडु की न्यू बुक लेनी है, अगर आपको लेनी है तो। फिर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं यूपीएससी में स्टैंडर्ड बुक है पूनम दलाल दहिया जी की, ठीक है, तो क्या उसको भी पढ़ना है? तो फिर आप एक काम करो, आप बहुत सारी बुक्स को ही पढ़ लो, ठीक है। तो ऐसे नहीं कर पाओगे, रीजन क्या है कि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको बेसिक से चलना है, तो आप यहाँ से मेरे साथ साथ मेरे लेक्चर्स को फॉलो करते करते एनसीईआरटी को फॉलो करें। और फिर जैसे जैसे फॉलो करते रहेंगे तो या तो पूनम दलाल दहिया जी की बुक ले लीजिएगा या फिर तमिलनाडु बोर्ड की बुक ले लीजिएगा। अब ये भी एक कमाल की बात है कि लाइट जो है चली गई है, तो रुको लाइट का इंतजाम करने दो। आ गई है भाई, देख पा रहे हो आप मुझे? हाँ चलिए। तो एक ये है, और अगर किसी को ज्यादा ही थोड़ा सा पीड़ा होना कि भाई कोई वेबसाइट है क्या, ठीक है, तो ये भारतीय सरकार की no.india.government.in की वेबसाइट है, कल्चर एंड हेरिटेज की, ठीक है। होता है ना कि कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नोट्स बनाने होते हैं ताकि वो हम जो है अलग से, मतलब हमारा जो मटेरियल है वो अलग से हो। मैम 6 की एनसीईआरटी सभी पढ़ते हैं, मैम 12th की सभी पढ़ते हैं, मैम पूनम दलाल दहिया हर कोई पढ़ता है, मैम तमिलनाडु बोर्ड हर कोई पढ़ता है,
मैम आपसे जो बच्चे मान लो 10, 20, 50, 100, 200, 300 बच्चे आपको फॉलो करेंगे तो आपके 300 बच्चों के नोट्स एक जैसे हो जाएंगे। फिर हम अलग करने के लिए क्या करें? तो जो बच्चा अलग अलग करना चाहता है, ठीक है, सभी करना चाहते हैं, है ना, बस वही है कि कंटिन्यूटी कौन बना पाता है, उस चीज का खेल है सारा। तो noindia.government.in कल्चर एंड हेरिटेज एंशियंट हिस्ट्री की ये एक वेबसाइट है, इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसको भी ओपन करके देख लीजिएगा। अच्छा है, वहां पे पढ़ोगे तो आपको इंडियन गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं तो ज्यादा रिलायबल है आप लोगों के लिए। तो इस तरीके से हमको पढ़ाई करनी है, लेक्चर नोट्स के बाद में ये पढ़ना है, ठीक है। अब बाद में कोई मत पूछना कि मैम ग्रुप पे मैसेज करके कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ठीक है। पीपीटी आपको, जैसे ये मैंने टॉपिक्स लिखे हुए हैं, जब ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ये पीपीटी आपको मिल जाएगी। तो बिफोर स्टार्ट हम सबको जानने की जरूरत है कि एक्चुअली हिस्ट्री है क्या, ठीक है। एक्चुअली हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी क्या है, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और ओरिजिन क्या है, हिस्ट्री के सोर्सेस क्या हैं, फिर हिस्टीरियोग्राफी क्या होती है, और क्या ज्योग्राफी का हिस्ट्री के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है, इंपैक्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑन हिस्ट्री है क्या। तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी तो उसके बाद हम एंशिएंट शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले हमको ये सारी चीजें पता करनी पड़ेंगी। तो बेटा हिस्ट्री क्या है, बताइए क्या है हिस्ट्री, सोचिए और बताइए और कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड सेशन है तो ये प्रीमियर होगा, और जब ये प्रीमियर होगा तो मैं भी आप लोगों के साथ वहां पे लाइव होंगे, तो आपका अगर कोई डाउट रहेगा, ठीक है, तो वहीं पे हम क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं आर एस शर्मा की बुक पढ़ सकते हैं क्या? हाँ पढ़ सकते हो। तो जो तमिलनाडु बोर्ड की बुक है, जो पूनम दलाल दहिया की बुक है, या तो वो दोनों, ठीक है, या फिर आर एस शर्मा की एक बुक है वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब किसी और को कोई भी कंफ्यूजन ना हो उसके लिए मैंने ये भी बता दिया है, बुक का नाम है इंडियाज एंशियंट पास्ट, ठीक है। तो या तो ये, या पूनम दलाल दहिया, या फिर तमिलनाडु बोर्ड, इन तीनों में से एक ले लेना, एक। तो मतलब आपका ऑर्डर क्या बनेगा कि 6 की एनसीईआरटी, 12th की एनसीईआरटी, और इन तीनों में से एक, इन तीनों में से एक, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। और उसके साथ साथ मेरे लेक्चर नोट्स। क्या मैम हमको हमको इतना पढ़ना पड़ेगा तो आप फिर क्या मतलब पढ़ाओगी? बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो हमको बुक से भी, जब हम देखते हैं ना, एक्चुअली हमें पहले आदत नहीं होती बुक्स पढ़ने की, लेकिन जब कोई हमें पढ़ा देता है वो चीज लेक्चर में, वीडियो में, उसके बाद जब हम बुक्स को खोल के टटोल के देखते हैं तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। इसलिए आपको बुक्स पढ़नी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके ये चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। हिस्ट्री क्या है? तो हिस्ट्री बेटा नॉर्मल सी चीजें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, हिस्टोरिया वर्ड से निकली है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है नॉलेज, ठीक है। जो नॉलेज आपने इन्वेस्टिगेशन के थ्रू प्राप्त करी है, ठीक है, जो नॉलेज आपने कुछ खोज कर प्राप्त करी है वो है। अब किसी चीज की खोज करी आपने, है ना, तो कुछ पुरानी कोई चीज रही होगी उसकी खोज करी, दैट इज हिस्ट्री। तो बेसिकली हिस्ट्री का मतलब क्या है, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो बच्चे बोलते हैं कि भाई हिस्ट्री इज रिलेटेड टू पास्ट, नॉलेज अबाउट पास्ट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब हम बात करेंगे हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट की, तो हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट इज नॉट जस्ट अ नॉलेज अबाउट पास्ट। नॉलेज अबाउट पास्ट में अगर आप हिस्ट्री के सिलेबस में रख दोगे, एज अ सब्जेक्ट में रख दोगे, तो राजा क्या खाता था, क्या पीता था, क्या सोता था, ठीक है, रानी का कौन सा बच्चा कब हुआ, कौन सा 8वें महीने में हुआ, कौन सा 9वें महीने में हुआ, ये सब हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री का मतलब है कि कुछ ऐसी घटनाएं, ठीक है, जिन्होंने कुछ बदलाव लेके आया हो, मेजर चेंजेस टू द पास्ट इवेंट्स एज वेल एज मेमोरी, ठीक है, कुछ डिस्कवरी हुई हो, कुछ कलेक्शंस हुए हों, कलेक्शन जैसे कि कुछ मंदिर बने हैं, कुछ कॉइन्स हैं, कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनी हो, ठीक है, कुछ प्रेजेंट किया हो, कुछ इंटरप्रिटेशन हम कर सकें उसकी इंफॉर्मेशन की, उस इंफॉर्मेशन को हम, जो भी किसी इवेंट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है, हम उसको इंटरप्रेट करके समझ पाए कि वहां की सोसाइटी कैसी थी, वहां की इकोनॉमी कैसी थी, वहां की पॉलिटिक्स कैसी थी, किसी भी जगह के बारे में, दैट इज हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री इज नॉट जस्ट पास्ट, not just the study of past events. History is the study of major changes occurs in the past events. That events, जिनकी those events जिनकी वजह से
आपकी, हम जो हैं बंदर से धीरे धीरे इतने आगे आए हैं। अब जब हम बंदर थे, मतलब ऐसे होते हैं एप थे हम लोग, और उसके बाद होमोसेपियंस, हम ऐसे धीरे धीरे हमारा क्या हुआ, हम लोग इंसान बने। तो वो जो एक इमेज है कि बंदर से धीरे 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 इंसान बनने वाला, वो एक पूरा प्रोसेस हमको वो पूरी एक इमेज में समझ में आ जाता है। लेकिन मेजर चेंज क्या होता है? मेजर चेंज है स्टोन एज। मेजर चेंज है आग का जलाना, ठीक है, आग जला के खाना पकाना। मेजर चेंज है कि हंटिंग गैदरिंग से स्टोन एज पे आना और पत्थर का, ठीक है, पत्थर का पहिया बनाना, ठीक है, व्हील बनाना। मेजर चेंज है पत्थर के औजार बनाना हंटिंग करने के लिए। ये चेंजेस हैं। उनकी डेली की लाइफ में क्या हो रहा था वो भी हिस्ट्री में ही आता है, लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे काम की वो इवेंट्स हैं जो बहुत सारे बदलाव लेकर आई। हमारे काम की चीज है कि पत्थर से फिर इन्होंने लकड़ी का इस्तेमाल कैसे किया, धीरे 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 कैसे मानव का विकास हुआ है, ठीक है। तो वो है हिस्ट्री। अब जितनी भी हिस्ट्री ऐसी है जिसका कि आपके पास में कोई सोर्स नहीं है, जिसका कि आपके पास में कोई रिटन प्रूफ नहीं है, कोई आपके पास में लिटरेरी सोर्स नहीं है, कोई आर्कियोलॉजिकल सोर्स नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कि आप समझ पाओ कि क्या हुआ, कैसे हम बंदर से इंसान बने, तो वो हमको नहीं पता। तो उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री। इवेंट अकर्स बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग सिस्टम। कि चीजों को लिखना शुरू हुआ उससे पहले जो किसी भी फॉर्म में आपके पास में उनकी जानकारी किसी भी फॉर्म में नहीं है, वो होती है प्री हिस्ट्री। उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री, और फिर देन हम आते हैं एंशियंट हिस्ट्री पे, ठीक है। तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, और फिर हम आएंगे किस पे? एंशियंट हिस्ट्री पे। तो एंशियंट हिस्ट्री के पहले भी पाषाण युग है, स्टोन एज है, वैदिक एरा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये सब है। तो हेरोडोटस ये ग्रीक हिस्टोरियन थे, और इनको वेस्टर्न कंट्रीज में, वेस्टर्न वर्ल्ड में फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन हम किस आधार पर करते हैं? हिस्ट्री में इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं कॉज एंड इफेक्ट के आधार पर, ठीक है। वही जो चीज जो मैंने बोली कि वो इवेंट जिसने कुछ इफेक्ट लेके आया हो, कोई बदलाव लेके आया हो, उसको हम हिस्ट्री में डालेंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री क्या है? सिस्टमैटिक ऑर्डर ऑफ द स्टडी ऑफ इवेंट्स अकर्ड इन पास्ट दैट कॉज्ड एनी चेंजेस, ठीक है। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द इवेंट्स अकर्ड इन पास्ट दैट कॉज्ड एनी चेंजेस। बच्चे काफी दिन से परेशान थे कि आप लेके नहीं आ रहे हो, कोर्स लेके नहीं आ रहे हो, आपने बोला था नवरात्रि के बाद लेके आओगे। बेटा थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है अच्छा पढ़ाने के लिए, तो होता है ना कि कुछ बेहतर के लिए थोड़ा जितना इंतजार होगा उतना अच्छा रहेगा। आप लोगों से बस यही उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा सेशंस को देखोगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको फैलाओगे, तो हमारा और आपका दोनों का फायदा होगा। कैसे? जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसी दिन हम लाइव क्लास ले पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो हिस्ट्री में क्या है? हिस्टोरियस वर्ड से निकला है, ग्रीक वर्ड है। फादर ऑफ हिस्ट्री आपको मैंने बता दिया, हेरोडोटस है। राइट फ्रॉम द ओरिजिन टू प्रेजेंट अगर हम बात करें तो बहुत सारी इवेंट हुई हैं हिस्ट्री में, और उनकी इंफॉर्मेशन निकालना, पास्ट की वो मल्टीपल इवेंट्स की इंफॉर्मेशन निकालना, ठीक है, वो हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम पढ़ते हैं सोर्सेस, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल इवेंट अकर हुई हैं, मल्टीपल इवेंट्स अकर्ड इन पास्ट, तो उनके बारे में हम कैसे जानेंगे? राइट फ्रॉम ओरिजिन टू प्रेजेंट। तो इसकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, टू गॉट द इंफॉर्मेशन, टू गेट द इंफॉर्मेशन, वी हैव टू मूव टुवर्ड्स सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो पहले देखते हैं क्रोनोलॉजी क्या है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि व्हाट टू रीड एंड हाउ टू रीड, ठीक है। आज का ये जो हमारा टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री का, व्हाट टू रीड एंड हाउ टू रीड। तो व्हाट इज हिस्ट्री आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी, उसके ऑर्डर का, उसकी ओरिजिन का। तो मैंने इसको उस तरीके से ही फिट किया है कि यही है आपका क्या बेटा, सिलेबस ऑफ एंशिएंट इंडिया,
एंशियंट इंडियन हिस्ट्री फॉर यूपीएससी। ठीक है, तो हम इसी क्रम में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टोन एज की। तो ये स्टोन एज क्या है? ठीक है, ये स्टोन एज क्या है? ये आपका, जैसा कि मैंने बताया था, ये है बेटा प्री हिस्टोरिक एरा। स्टोन एज के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, कोई हमारे पास लिखित सोर्स नहीं है, कोई आर्कियोलॉजिकल सोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये इसलिए है ये प्री हिस्ट्री एज, प्री हिस्टोरिक एरा। इसकी ओरिजिन कहां से होती है, शुरुआत कहां से होती है स्टोन एज की? ओरिजिन फ्रॉम 10,000 BCE। फिर उसके बाद में आता है क्या? अब आपको पता ही है ये BCE वाला कैसे चलता है। अभी हम एडी में हैं, और अगर हम जीरो लें स्केल पर, एजेस के स्केल पर, ईयर्स के स्केल पर, तो हम अभी 2020 में हैं और ये बढ़ते हुए क्रम में है। हम अभी 2020 में हैं, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके 2000, 2001, 2002, 2003, इस तरीके से अभी हम साल 2020 में। ठीक है, ये जीरो पे कैसे आया? घट घट के। तो अगर हम बात करें 10,000 की, तो ये 10,000 BCE कहाँ, कहीं यहाँ रहा होगा। फिर ये 9,000, 9,900 हुआ होगा। ठीक है, फिर ये 9,000 हुआ होगा, 5,000 हुआ होगा। तो ये 2,500 से और 1,600 तक, इस टाइम पीरियड को बोलते हैं हम क्या? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, ये हमको सिलेबस में भी इसी क्रम में पढ़ना है। ठीक है, इसी क्रम में पढ़ना है हमको। उसके बाद आती है ऋग्वैदिक एज। ठीक है, जिसको हम आर्यन एज भी बोलते हैं। आर्यन एज एंड वैदिक एज, लेटर वैदिक एज और ऋग्वैदिक एज। तो इसको दोनों को ही आप कंबाइन करोगे तो इसको आर्यन एज एंड वैदिक एज भी बोलते हैं। और ये शुरू होती है बेटा 1500 BCE से कहां तक? 600 BCE तक। ठीक है, 1500 BCE से 600 BCE तक ये पूरा का पूरा, ये दोनों का कंपोजिशन है। उसके बाद आते हैं महाजनपद और फॉरेन इन्वेडर्स। ठीक है, भारत में बाहर से लोगों का आना शुरू होता है। और महाजनपद, जैसे कि आपको नहीं पता होगा, हम एक एक करके इसको कंप्लीट करेंगे ही, जैसा कि आपको पता है मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है। तो 16 महाजनपद हैं, सबको करेंगे। तो 600 BCE से 350 BCE तक क्या चलता है? राइज ऑफ महाजनपदास एंड फॉरेन इन्वेजन्स। ठीक है, तो महाजनपद में ही मगध एम्पायर आता है। ठीक है, महाजनपद में ही आपका घनानंद, चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त को तो खैर बाद में आते हैं। मगध एम्पायर वगैरह ये सब महाजनपद में ही आता है। और उसके बाद सिद्धार्थ गौतम की वजह से जन्म होता है बुद्धिज्म का। और धीरे धीरे साथ साथ क्या शुरू होता है? धीरे धीरे साथ साथ इसके शुरू होता है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो ये सब क्या है? 350 BCE तक ही चल रहा है। ये तीनों चीजें 600 से लेके 300 BCE तक ही चल रही। उसके बाद आती है द एज ऑफ मौर्यास, मौर्यन एज, जो कि शुरू होती है 325 से 185 BCE। फिर पोस्ट मौर्यन एरा, जिसमें कि हम संगम एज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पोस्ट मौर्यन एरा इसको बोल सकते हो आप, पोस्ट मौर्यन एरा। मैंने संगम एज इसलिए लिख दिया है क्योंकि आपके सिलेबस में आपको शांति पड़ जाएगी कि भाई ये संगम डायनेस्टी भी अपने को कराई जाएगी। कराया तुमको सब जाएगा। ठीक है, कराया तुमको सब कुछ जाएगा। ठीक, तो ये है पोस्ट मौर्यन एरा। अब हम कहां आ गए हैं? 185 BCE तक आ गए थे ना हम। अब हम एडी में शुरू कर पाएंगे। अब हमारा जो कार्यक्रम है वो एडी में शुरू हो जाएगा। तो हमने बिफोर द क्राइस्ट कर लिया है, अब हम आफ्टर क्राइस्ट जो है शुरू करेंगे। तो संगम एज कहां से कहां तक है बताइए जरा? 200 CE क्रिश्चियन एरा, एडी जिसको बोलते हैं, उससे 300 CE तक। ये पोस्ट मॉडर्न एरा, संगम एज और उस टाइम के आसपास की जितनी डायनेस्टी है वो सब हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद में 320 से गुप्ता एम्पायर शुरू होगा 550 तक। ठीक है, अब हम क्या है? यहां चल रहे हैं, यहां चल रहे हैं।
ठीक है। तो पोस्ट मौर्यन एरा, ठीक है, गुप्ता एम्पायर, उसके बाद में पोस्ट गुप्ता एम्पायर, ठीक है, पोस्ट गुप्ता एम्पायर, जिसमें कि वर्धन डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि आप पढ़ेंगे चालुक्याज के बारे में, ठीक है, जिसमें कि आप पढ़ेंगे पल्लवाज के बारे में, जिसमें कि आप पढ़ेंगे पाल के बारे में, जिसमें आप पढ़ेंगे प्रतिहाराज के बारे में, राष्ट्रकूटाज के बारे में, ठीक है, चोला एम्पायर के बारे में। ये सब किस में आता है? पोस्ट गुप्त एरा, ठीक है। यहां पर पल्लवाज के बारे में भी आप, पल्लव डायनेस्टी के बारे में भी आप पढ़ेंगे, ठीक है, चालुक्याज के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। यहां आप पढ़ेंगे हर्ष के बारे में। तो ये सब सारी चीजें हम पोस्ट गुप्तन एरा में करेंगे, जिसका के टाइम फ्रेम है 600 से लेके 750 एडी तक। और जैसा कि आपको पता ही है, मेडिवल हिस्ट्री मैंने 2 जगह कराई है, यूट्यूब पर स्टडी IAS पे, और उससे भी बेहतरीन कराई है अनअकैडमी की क्लासेस में। तो अभी वहां पर खत्म ही होने वाली है, अगले 3 दिन में खत्म हो जाएगी। भक्ति सूफी मूवमेंट कर रहे हैं हम लोग वहां पे, तो पूरी की पूरी मेडिवल हिस्ट्री मैंने कराई है वहां पे, तो आप लोग मेडिवल हिस्ट्री वहां से पढ़ सकते हो। तो 712 एडी के बाद, 712 में मोहम्मद बिन कासिम आ गया था, और उसके बाद में हमारा मेडिवल पीरियड शुरू हो जाता है। तो 750 से 1000 CE तक, ठीक है, 750 एडी से 1000 एडी तक हमारा क्या चलता है? अर्ली मेडिवल एरा। इसको अर्ली मेडिवल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस टाइम फ्रेम में इन्वेजन्स हुए हैं, कोई सेटलमेंट नहीं हुआ आपके, ठीक है, अर्ली मेडिवल हिस्ट्री। और उसके बाद में 1032 में जब बैटल ऑफ तराइन 2 होता है, और राणा प्रताप और महाराणा प्रताप और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ाई होती है, महाराणा प्रताप हार जाते हैं। तो ये 1000 एडी से लेके आप डायरेक्ट अगर बात करें तो 1200 एडी तक, ठीक है, ये 2 टाइम फ्रेम जो हैं वो आते हैं अर्ली मेडिवल हिस्ट्री में। और फिर 1206 में आपकी स्थापना होती है दिल्ली सल्तनत की। तो ये हमारी हिस्ट्री है स्टोन एज से लेके दिल्ली सल्तनत तक मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैंने सारा पढ़ाया है। फिर मॉडर्न आ जाता है, अंग्रेज आ जाते हैं, और आज हम यहां बैठे हुए हैं आप लोगों के सामने। तो ये सब है। तो इस क्रोनोलॉजी को हम पढ़ेंगे एक एक करके। दिस इज द क्रोनोलॉजी ऑफ एंशियंट इंडिया। आई होप कि किसी को यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी, और जिसको भी दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में अपना जो भी डाउट है वो आप डाल के पूछ लीजिएगा। तो मैंने क्रोनोलॉजी आपको बता दी, मैंने आपको बता दी कि व्हाट इज हिस्ट्री। आज हम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री करेंगे, और यहां तक अपने लेक्चर को खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आगे की बात है, जहां पर हम बात करेंगे कि लोग क्या सोचते हैं, ठीक है, और हिस्ट्री के बारे में जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे, जिनमें कि मैंने हिस्टोग्राफी के बारे में बताया था। तो हिस्टोग्राफी 5 तरीके की है हमारे यहाँ पे, ठीक है। हिस्ट्री को बेसिकली, हिस्टोग्राफी क्या है कि हिस्ट्री को अलग अलग तरीके के लोगों ने अपने अपने नजरिए से समझा है। सबसे पहले बात करें कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू की, तो उनका तो पॉइंट ऑफ व्यू ही कुछ अलग है। उनका तो ये है कि भाई तुम्हारी हिस्ट्री कुछ थी ही नहीं, तुम्हारी एंशियंट हिस्ट्री कुछ नहीं थी, वो तो हम आ गए, हमने उसको लिखना शुरू किया, हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कराई, तो फिर हमने तुम्हारी हिस्ट्री को एक जन्म दिया है, वरना तुम्हारा तो कोई इतिहास ही नहीं था, ठीक है। ये कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके बाद में और भी पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वाई टू ब्रेक द सस्पेंस वो आप कल के लेक्चर में देखिएगा, ठीक है। अभी बात करते हैं सोर्सेज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री की। तो आप देख रहे होंगे कुछ सोर्सेज हैं, यहां पर कुछ पत्थर हैं, ठीक है, इधर इधर कुछ लिखा हुआ है लकड़ी पे, इधर कुछ साइट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, ये कुछ आपको सिविलाइजेशन की खुदाई के बाद का स्ट्रक्चर लग रहा है, ये कुछ फोर्ट्स हैं, किले हैं, ये कुछ पत्थरों के ऊपर मूर्तियां बनी हुई, पत्थरों के ऊपर इंस्क्रिप्शन है। ऐसी ही चीजों से हमें एंशियंट हिस्ट्री के सोर्सेज का पता चलता है। तो अगर मैं मेजरली बात करूं तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री 2 तरीके के होते हैं मेजरली। पहला है हमारा लिटरेरी सोर्स, ठीक है, पहला है, लेकिन इधर इस साइड में लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, हमको तो सारे ही पढ़ने। लिटरेरी सोर्स, लिटरेरी सोर्स मतलब जो कि कहीं पर लिखा हुआ है, उसके बारे में हमने कुछ लिखा हुआ हमें मिला है, ठीक है, लिखा हुआ हमको कुछ मिला हुआ है, चाहे वो किसी रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा हुआ हो, धार्मिक ग्रंथ में लिखा हो, चाहे वो किसी राजा के, ठीक है, किसी राजा के राज पुरोहित ने लिखा हो, जैसे कि कौटिल्य,
मौर्यन एम्पायर में चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखी, जिसमें कि उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो ये उस समय के बारे में हमको बताता है, मौर्यन एम्पायर के बारे में। तो ये हमारे लिए एक हिस्ट्री का सोर्स हो गया। रिलीजियस सोर्स में हम वेदास को देख सकते हैं, उपनिषद को देख सकते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन और उससे पहले का स्टोन एज, उसके हमको कहीं पर भी लिटरेरी सोर्स नहीं मिलते। लिटरेरी सोर्स मिलते हैं हमको वैदिक एरा से। ठीक है, वेदों से, उपनिषद से, फिर राजाओं के यहाँ पर जो लोग हुआ करते थे उन्होंने कॉइन चला दिए। ठीक है, सोर्सेस क्या है, सोर्सेस में आप कॉइन्स को देखते हो। ठीक है, जहां पर सोने के कॉइन चले होंगे, मतलब कि जहां से आपको सोने के कॉइन मिल रहे हैं, मतलब कि वहां पर लोगों के पास इतना पैसा, लोगों के पास इतना सोना था, यानी कि राजा बहुत ज्यादा पैसे वाला था, धन धान्य से संपन्न था। जहां पे कॉपर कॉइन चल रहे होंगे, सिल्वर कॉइन चल रहे होंगे, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि अच्छा ये राजा स्टेटस में ऐसा रहा होगा। जिसने जितने ज्यादा मंदिर बनवाए होंगे अपने राज्य में, जैसे कि विजयनगर एम्पायर में हम लोग देखते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि उसका प्रभाव, उस राजा के यहाँ पर धर्म का प्रभाव कितना ज्यादा होगा। तो ये सब क्या है, सोर्सेज होते हैं। इनमें कुछ लिटरेरी सोर्सेज होते हैं, कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं। तो जैसे कि अभी हम बात करें लिटरेरी सोर्सेज में, तो रिलीजियस सोर्सेज जैसे कि वेद, धर्म, उपनिषद, शास्त्र। सेक्युलर सोर्सेज जैसे कि किसी राजा के यहाँ पर किसी मंत्री ने लिखी हुई कोई किताब, जैसे कि कौटिल्य ने चाणक्य लिखी। फिर फॉरेन अकाउंट्स, फॉरेन अकाउंट्स मतलब कि जिसमें कि फॉरेन ट्रेवलर्स आए, मेगास्थनीज आया, फाहियान आया, उन्होंने अपनी अपने लिटरेचर में क्या रखा भारत के बारे में, तो वो हमको उनकी दृष्टि से पता चलता है। इस सब के अलावा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, जहां पर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हम मॉन्यूमेंट्स को देखते हैं, इंस्क्रिप्शन को देखते हैं। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, अब ये कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनको आप क्लास 6 की हिस्ट्री की जब बुक उठाओगे तो आपको समझ में आएंगी। मॉन्यूमेंट्स क्या है, इमारतें हैं। इंस्क्रिप्शन क्या है, किसी चीज पर कोई खुदाई करके लिखी गई चीज। ठीक है, कॉइन्स क्या है आपको पता ही है। अब कॉइन्स अपने आप में एक बड़ा प्रूफ देते हैं क्या, कि हम सभी को पता है पहले बार्टर सिस्टम होता था, कि तुम्हारे पास अनाज है, मेरे पास सब्जी है। ठीक है, तुम सब्जी दे, अनाज दे दो, मेरे से सब्जी ले लो, दोनों मिल बांट के रोटी सब्जी बना के खाएंगे। ठीक है, फिर कॉइन्स कैसे आ गए, फिर जब बार्टर सिस्टम चल ही रहा था तो कॉइन्स कैसे आए। तो कॉइन्स का चालू होना, सिक्के चालू होना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मेजर हिस्टोरिकल इवेंट है। तो ये बताता है कि फिर ट्रेड कैसे हुआ होगा, है ना। पहले भाई ट्रेड करने में दिक्कत आती होगी। अब मैं आपको बात करूं कि मेरे पास 1 किलो टमाटर है, क्या आप मुझे उसके बदले 1 किलो केसर दोगे। केसर यानी कि सेफ्रॉन, कश्मीर में होने वाली भारत की सबसे महंगी फसल है, और टमाटर 1 किलो, और टमाटर 1 किलो आज की डेट में कितना, 100 रुपए का आ रहा होगा, 200 रुपए का आ रहा होगा। केसर कितने की है भाई साहब, 5,000 रुपए की 100 ग्राम मिलती है, 50,000 रुपए किलो की केसर आती है, 25,000 रुपए की आधी किलो केसर आती है। तो फिर बार्टर सिस्टम में ट्रेड एंड कॉमर्स में दिक्कत आई तो कॉइन का शुरुआत हुआ। आर्टिफैक्ट्स ये आपको बताते हैं, अलग अलग तरह की चीजें जो है बनाते थे लोग, तो वो हमको बताते हैं कि कैसा आर्ट रहा होगा, कैसा कल्चर रहा होगा। ये सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। तो इनको एक एक करके अभी हमको पढ़ना है, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन को। तो आज की क्लास डेडिकेटेडली इन्हीं सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए है, ताकि आप समझ पाए कि हिस्ट्री और हिस्टोरियंस, एंशियंट हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है। एंशियंट हिस्ट्री यहीं से शुरू होती है बेटा। ठीक है, और इन्हीं सोर्सेज के थ्रू वी कैन इंटरप्रेट द हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा को आप इंटरप्रेट कर पाते हो, ठीक है, लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की मदद से। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, अब देखो आपके पास दो सोर्सेज हैं, लिटरेरी सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। अभी कुछ चीज मान लीजिए यहां पर लिखी हुई है रिलीजियस सोर्सेज में, वैसे ही जो चीज लिखी हुई है उसी जगह पर मान लो जाके आपको कोई इमारत मिल गई। जैसे कि रिलीजियस सोर्सेज में अगर आप जाएं तो आपको हस्तिनापुर का जिक्र मिलेगा महाभारत में। ठीक है, अब हस्तिनापुर आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश में गढ़मुक्तेश्वर के पास में एक जगह भी है, जहां पर भगवान कृष्ण की मंदिर है, पूजा की जाती है। दैट मीन्स क्या, लिटरेरी सोर्स ने क्या कर दिया, आर्कियोलॉजिकल सोर्स ने क्या कर दिया, क्रॉस चेक कर दिया, किसको, क्रॉस वैलिडेट कर दिया, किसको, लिटरेरी सोर्स को। मतलब क्या है कि हिस्ट्री बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसा ही हुआ होगा, है ना। ये सारी चीजें हैं। हस्तिनापुर की नाम की जगह जो रिलीजियस कथाओं में लिखी हुई है, महाभारत में लिखी हुई है,
वो एक्चुअल में एक जगह है, ठीक है, यही क्या है, यही हिस्ट्री है। तो क्रॉस चेक करते हैं हम रिटन एविडेंसेस को, क्रॉस वैलिडेट द रिटन एविडेंसेस विद द हेल्प ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। बात समझ में आ रही है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, और इन्हीं सोर्सेज के आधार पर ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं और ये जो लिटरेरी सोर्सेज हैं, इन्हीं सोर्सेज के आधार पर क्या लिखी जाती है, लिटरेरी सोर्सेज प्लस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, इन्हीं के आधार पर पूरी की पूरी डिपेंड होती है आपकी हिस्टीरियोग्राफी। ठीक है, कि अलग अलग मार्क्सिस्ट हिस्ट्री भी है हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ पर कॉलोनियल हिस्ट्री भी है, हमारे यहाँ पर नेशनलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू है, नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू भी है हिस्ट्री का हमारे यहाँ पर। अब मोटा भाई ने अपने यहाँ पर एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट बनाया, कमेटी बनाई है, तो वो पूरी की पूरी हिस्ट्री को दोबारा से पढ़ के समझ के और हिस्ट्री का सिलेबस चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हिस्टीरियोग्राफी क्या है, ये बहुत हिस्टोरियोग्राफी क्या है, ये अपने आप में बहुत बहुत उम्दा चीज है। ठीक है, और ये कल के सेशन में आपको पढ़ने में समझने में बहुत मजा आएगा। तो इंस्क्रिप्शंस ऐसे कि जैसे मान लो कि ये कोई मूर्ति बनाई हुई है और इसके नीचे कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये गाय की मूर्ति है, बैल की मूर्ति है, जिसकी भी मूर्ति है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। कॉइन्स ये भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, कॉइन्स आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस का। ठीक है, जहां से खुदाई में जैसे कॉइन निकले आपको पता चलेगा कि वहां का राजा, वहां का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर कैसा था, वहां का वहां की सोसाइटी कैसी थी, वहां की इकोनॉमी कैसी थी। भाई कॉइन से जैसा जैसा पैसा मिलेगा वैसा ही। तो अब मान लो कि किसी के घर में रेड पड़ी, 10-10 रुपए के 2 सूटकेस भर के नोट निकले। ठीक है, तो निकले तो 2 सूटकेस भर के, लेकिन उसके पड़ोसी के घर में रेड पड़ी, दूसरे मोहल्ले का एक पड़ोसी था। ठीक है, मतलब मान लो एक आपका गोकुल धाम है तारक मेहता वाला, एक मान लो कि आपकी सोसाइटी है, आपकी सोसाइटी में सूटकेस भर के पैसा नहीं निकला, न्यूज में क्या आएगा, सूटकेस भरा पैसा बरामद। सब यही सोचेंगे यार पता नहीं कितना हुआ, निकले कितने, 10-10 के नोट। आपके यहां से निकलेंगे 2-2 हजार रुपए की 4-5 गड्डी, बस तो हो गया काम तमाम। 2,000 रुपए की एक गड्डी में 2 लाख रुपए होते। 5 गड्डी निकल आई, 10 लाख रुपए हो गए। उसके 2 सूटकेस भी नहीं कर पाए वो काम। तो क्या होगा, मतलब कि आप ज्यादा अमीर हो, करेंसी से ही पता चलता है। सेम उसी तरीके से इकोनॉमिक्स, सोसाइटी और पॉलिटिक्स का पता चलता था राजाओं की कैसी रही होगी। ये आपके मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, जिसमें कि आपके चैरियट भी आ जाएंगे, रथ। ठीक है, साउथ इंडिया के हैं ये, देखो रथ पे, रथ के ऊपर मंदिर बना हुआ है। ठीक है, खैर ये तो विजयनगर एम्पायर से लिया है मैंने। तो मॉन्यूमेंट्स, खैर बहुत सारे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि किस तरीके का इतिहास रहा होगा। और भारत का इतिहास वाकई में बहुत स्वर्णिम इतिहास है। कॉलोनियस्ट पर्सपेक्टिव से तो उन लोगों का मानना कुछ और ही था कि तुम्हारा कोई इतिहास ही नहीं है, हमने आके तुम्हारा इतिहास जो लिखना शुरू किया है। ठीक है, खैर अब एक एक करके बात करते हैं हिस्ट्री के सोर्सेज की। पहले हम लिटरेरी सोर्सेज पर जाएंगे। लिटरेरी सोर्सेज में जो पहला है वो है रिलीजियस सोर्सेज। रिलीजियस सोर्सेज में वैदिक लिटरेचर की हम बात करते हैं। वैदिक लिटरेचर में श्रुति और स्मृति। ठीक है, स्टार्टिंग में यही हुआ था भाई, वेद कैसे लिखे तो हुए थे नहीं। ठीक है, लिटरेरी सोर्सेज में लिखे तो धीरे धीरे भाई किसी एक ने लिख दिए, लेकिन सब लोग तो नहीं पढ़ सकते उसको, सब हर कोई पढ़ा लिखा नहीं था। तो श्रुति मतलब सुनना, तो लोग वेदों को सुन सुन के याद रखते थे। और याद रखने के बाद में क्या होता है कि आपके यहाँ पर जब कथा होती है, आपके कस्बे में जब भागवत कथा होती है, लोग जाते हैं, फीमेल्स जाती हैं और वहां से पंडित जी कुछ बोलते हैं और उसको आके बताती हैं घर पे कि देखो आज पंडित जी ने ये चीज बोली, आज ये बताया, आज ये बताया। तो ये सब जो बताया ये आप सुन के आए हो और सुन के उस इंफॉर्मेशन को, उस नॉलेज को ट्रांसफर कर रहे हो। तो श्रुति, स्मृति में तो श्रुति का कुछ पार्ट होते हैं जैसे कि वेद हैं, जैसे कि ब्राह्मण हैं जो एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को बताते थे, पुरोहित जो हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे। अरण्यका है, उपनिषद है। ठीक है, स्मृति में सेम वेदांग है, पुराण है, एपिक्स है। एपिक्स में जैसे कि महाभारत हो गया, आपको आज भी याद है दुर्योधन कौन था। आपने कभी भी महाभारत पढ़ी नहीं होगी, लेकिन आपको याद है। रामायण आपको याद है, कभी भी मतलब मेजरली आपने पूरी रामायण कभी बैठ के ढंग से पढ़ी होगी नहीं कि लाओ यार आज इसको पढ़ते हैं ढंग से, लेकिन आपको पता है। तो ये एपिक्स हैं, धर्म शास्त्र हो गए।
ठीक है, जैसे शिव पुराण है, पुराण भी आ गए इसमें, शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, गंधर्व पुराण है, ठीक है, नीति शास्त्र आ गए। तो ये सब क्या है, ये स्मृति पर बेस्ड होते हैं। ठीक, तो ये हो गया वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर के बाद हम आते हैं रिलीजियस सोर्सेज में, बुद्धिज्म के रिलीजियस सोर्सेज पे, क्योंकि भारत में सबसे पहले या तो हिंदुइज्म था, या बुद्धिज्म था, या जैनिज्म था। इस्लाम, सिखिज्म ये सब तो बहुत बाद में हुआ है, मेडिवल इंडिया में हुआ है। तो हिंदुइज्म में वैदिक लिटरेचर मिलता है, बुद्धिज्म में मिलता है। बुद्धिस्ट में कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल दो तरीके का होता है। कैनोनिकल में हिनायान, त्रिपिटक, जो तीन अलग अलग, मैं आपको जब बाद में बताऊंगी, वैसे मैंने आर्ट एंड कल्चर में कराया भी है, त्रिपिटक, ठीक है। और ये किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इनकी लिपि क्या है, पाली लिपि है। फिर नॉन कैनोनियन में इसमें आओगे, कैनोनियन में तो ये है महायान है, संस्कृत में लिखा हुआ है, माध्यमिक है, योगाचार्य है। ये सारी चीजें उनके बुद्धिस्ट लिटरेचर के पार्ट हैं। मिलिंद पाणो, ठीक है। नॉन कैनोनिकल में आएंगे तो पाली लैंग्वेज है, साइलोनीज, ये श्रीलंका को बोलते थे पहले, ठीक है। साइलोनीज हिस्ट्री मतलब कि श्रीलंका का इतिहास है। तिब्बतन हिस्ट्री, तिब्बत का इतिहास है नॉन कैनोनिकल में। और किंग्स की राइटिंग्स है, फिर किंग्स ने अपना लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। तो किंग्स की जो राइटिंग है वो उनके व्यू पॉइंट से है, वो अपनी ही बढ़ाई करते हुए मिलेंगे वहां पे। लेकिन फिर भी अगर 100 पेज की उनकी राइटिंग है तो उसमें से 10 पेज तो हमारे काम के निकल ही आएंगे। फिर आते हैं जैनिज्म पे। तो जैनिज्म लिटरेचर में इसको जैन अगमास के नाम से भी बोलते हैं, और इसमें भगवान महावीर की टीचिंग्स है पूरे के जैन धर्म में। तो यहां पर 12 अंग हैं, उपंग हैं, प्राकृन है, छेद सूत्र हैं, मूल सूत्र हैं। तो 12 अंग हैं, 12 उपंग हैं, 10 प्राकरण हैं, 6 छेद सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं, और उसके अलावा 2 सूत्र ग्रंथ भी हैं। तो ये सब आपको देता है, ये जैन धर्म का जितना भी लिटरेचर है वो हमको बताता है कि जिस टाइम पर जैन धर्म शुरू हुआ होगा उस टाइम पर हिस्ट्री कैसी रही होगी, ठीक है। ये आपके रिलीजियस सोर्सेज है। तो रिलीजियस सोर्सेज में ही अगर मैं और बात करूं तो वैदिक लिटरेचर की अगर हम ज्यादा बात करें, बुद्धिज्म में तो ये सब है ही, जैनिज्म के भी मैंने सारे बता ही दिए हैं। अगर हम वैदिक लिटरेचर में भी और बात करें, ठीक है, लिटरेरी सोर्सेज में जाकर वैदिक लिटरेचर में बात करें, तो वैदिक लिटरेचर की जो क्रोनोलॉजी है वो कुछ इस तरीके से है कि श्रुति में आते हैं 4 वेद, ठीक है। श्रुति में कितने आते हैं बेटा, 4 वेद आते हैं, 4 वेदास। कौन कौन से वेद हैं, सभी को पता है, सभी को पता है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, 4 वेद हैं, ठीक है। इन चारों वेद में हर वेद के अंदर क्या है, हर वेद के अंदर है कर्म कांड बताया गया है। किसी वेद में कुछ बताया, किसी वेद में कुछ बताया, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आगे की क्लासेस में बिल्कुल आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। कर्म कांड के लिए संहिता है, जैसे चरक संहिता हो गई, ठीक है। उसमें तो फिर चरक ने बताया है कि कैसे कैसे आप आयुर्वेद का पूरा यूज कर सकते हैं, ठीक है। ब्राह्मण्स ने कर्म कांड बताए हैं, संहिताज में कर्म कांड लिखे हैं। ज्ञान खंड है, ज्ञान खंड में अरण्यकाश जो है वो ज्ञान खंड में आती है, उपनिषद जो है वो ज्ञान खंड में आते हैं। तो कर्म कांड में आते हैं 4 वेद और ब्राह्मण, ये कर्म कांड करते हैं। और अरण्य का ज्ञान खंड में क्या आता है, ज्ञान खंड में आपका आता है अरण्यकाश और उपनिषद, ठीक है। अब बात करेंगे, ये है श्रुति, श्रुति के 2 पार्ट है, कर्मकांड और ज्ञान खंड। बात करेंगे स्मृति की, तो स्मृति में बेटा 4 चीजें आती हैं। एक आते हैं उपवेद, ठीक है। तो वेद यहां पे है, वेदांग यहां पर है, ठीक है। उपवेद आते हैं, वेदांग आते हैं, उपवेद लिख लेंगे, वेदांग लिख लेंगे, ठीक है। उसके अलावा वेद उपंग भी आते हैं इसमें, वेद उपंग, वेद उपंग ये भी आते हैं। और धर्मशास्त्र आते हैं, नीति शास्त्र आते हैं, पुराण आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है स्मृति का पार्ट है। उपवेदा में क्या आता है, उपवेदा में आता है बेटा आपका आयुर्वेद, आयुर्वेद, ठीक है। ये उपवेद का पार्ट है, ये सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, और ये 4 वेदों में से नहीं है, ये आयुर्वेद अलग ही है, ठीक है। धनुर्वेद, धनुर्वेद तो ये भी उपवेद का पार्ट है। इसके बाद में गंधर्व वेद,
गंधर्व वेद ये भी उपवेद का पार्ट है। इसके अलावा सतपथ्य वेद, सतपथ्य वेद ये भी उपवेद का ही पार्ट है। तो इसको आप क्रोनोलॉजी को बना लेंगे। वेदांग में क्या आता है, वेदांग में लिखेंगे, वेदांग में शिक्षा आती है, कल्प आते हैं, ठीक है। वेदांग में आपका ज्योतिष आती है, ज्योतिष जो हम पढ़ते हैं ना, निरुक्त आते हैं वेदांग में। ये सारी चीजें अभी आगे और भी होंगी। पुराणों में क्या क्या आता है, 18 महापुराण है हमारे, 18 महापुराण है, महापुराण 18, और 16 बेटा हमारे उप पुराण है, 16 नहीं सॉरी 46 हमारे उप पुराण है। तो इतने हमारे यहाँ पर पुराण हैं। तो ये पुराण हमको काफी सारी चीजें बताते हैं। एटलीस्ट ये हमको क्षेत्रों के बारे में तो एक्चुअली इंफॉर्मेशन देते ही हैं, जिसको हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से क्रॉस वैलिडेट कर सकते हैं। इतिहास यानी कि एपिक्स में रामायण और महाभारत है, रामायण है, महाभारत है एपिक्स में। धर्मशास्त्र की अगर बात करेंगे तो 18 तरीके के धर्मशास्त्र हैं हमारे पास, ठीक है, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट धर्मशास्त्र कौन सा है, मनुस्मृति। तो ये जो मनुस्मृति है ये वेदों में 18 धर्मशास्त्र का एक पार्ट है, ठीक है। इस सब के अलावा वेद उपंग की जब बात करेंगे तो ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, और अभी हम ये ऊपर वैदिक लिटरेचर की बात कर रहे हैं। तो वेदास में ऋग्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, यजुर्वेदा, ठीक है। और उसके बाद अरण्यकाश, अरण्यकाश मतलब कि अरण्य का मतलब होता है फॉरेस्ट यानी कि जंगल, अरण्य वन मतलब होता है। तो फॉरेस्ट की कमेंट्रीज होती हैं। फॉरेस्ट की कमेंट्रीज में आप क्या देखेंगे कि मैम कालिदास ने एक लिखा था, क्या कालिदास ने क्या लिखा था, याद है, फेमस, बताओ। जो एक कहानी थी एक राजा और रानी की, तो वो वन में मिले थे अपनी उन रानी से, और उन्होंने एक अंगूठी दी थी उनको, और बाद में वो खुद ही भूल गए कि अंगूठी दी है मैंने, और उनके जब बेटे हुए जिनका नाम हुआ भरत, उनके नाम पर नाम पड़ा भारत। तो ये अरण्य से ये स्टोरी, मतलब वन से ये स्टोरी आगे चली, तो ये अरण्यकाश में आती है। ब्राह्मण में क्या आता है, रिचुअल पोर्शन, ठीक है, कर्मकांड, ठीक है। संहिता कलेक्शन, संहिता में क्या होता है कि आपके जो वेद के मंत्र हैं, सूक्त हैं, हाइम्स हैं, उनका उच्चारण। उपनिषद हमारे अगर देखा जाए तो टोटल 108 हैं उपनिषद, उपनिषद की अगर हम बात करेंगे, जिनमें कि प्रिंसिपल उपनिषद आपके सामने लिखे हुए हैं, 12 प्रिंसिपल उपनिषद हैं हमारे, जिसमें कि मेजर थीम क्या है, या तो इनकी थीम होती है ब्राह्मण, आत्मा, या फिर मुक्ति, ठीक है। इसके आगे चलते हैं तो वेद और उपनिषद के बीच में अंतर क्या है कि बेटा वेद जो हैं वो लिखे गए 1200 से 400 बीसी के बीच में, और उपनिषद लिखे गए 700 से 400, मतलब वेद ज्यादा पुराने हैं, उपनिषद कम पुराने हैं, ठीक है। वेद 1200 बीसी में लिखे गए, उपनिषद 700 बीसी, मतलब आप आगे आ गए हो। ये 1200 बीसी है, ये 700 बीसी है, ये 400 बीसी है, ये 0 है, और अभी हम 2020 में बैठे हैं। तो वेद जो है यहां से वेदों की लिखने की स्टार्टिंग हो गई है, उपनिषद लिखने की स्टार्टिंग यहां से हुई। वेद जो है मेन कंपोजिशन है, मेन कंपोजिशन। उपनिषद क्या है, इनकी सब कैटेगरी। उपनिषद जो है फिलॉसफी के ऊपर ज्यादा होते हैं। उपनिषद जो है स्पिरिचुअल आध्यात्मिक विकास की ओर लेकर जाते हैं उपनिषद। वेद हमारे पास में टोटल 4 हैं, मेजर उपनिषद हमारे पास 108 हैं, जिनमें से भी अगर और मेजर देखो तो 12 हैं, और छोटे मोटे सभी तरीके के उपनिषद मिला दो तो 200 से भी ज्यादा उपनिषद है हमारे पास। अब फिर हम बात करेंगे दर्शन की, ठीक है। ये वेदांग, ये वेद उपंग का पार्ट होता है, ठीक है। दर्शन को ही हम बोलते हैं वेद उपंग, जो मैंने अभी आपको ऊपर लिखाया हुआ दिखाया था। तो ये मैंने आपको सोशियोलॉजी की क्लास में भी बताया था कि विशेषिका, ठीक है, ये ऋषि कन्नड़ ने लिखा है, ये न्याय ऋषि गौतम ने लिखा है, योग पतंजलि ने बताया है, सांख्य कपिल मुनि ने बताया है, वेदांत वेदव्यास ने बताया है, और मीमांसा जैमिनी ने बताई है। तो वैशेषिका क्या है, वैशेषिका में हम लॉजिक्स देखते हैं, वैशेषिका में हम ये देखते हैं कि माया क्या है, माया किस तरीके से हमको भ्रमित करती है, और साइंस क्या है। न्याय में हम देखते हैं
कि क्रिएशन कैसे हुआ है, किस किस फेज में हुआ है, भगवान को पाने के लिए इंसान के दिमाग में कितने क्वेश्चंस होते हैं, क्वेस्ट क्या होती है। पतंजलि ने हमको मेडिटेशन, समाधि बताई है, योग बताए हैं। सांख्य जो दर्शन है, इसमें हम फिजिकल और मेंटल पेन से दूर होने का, रिलीव होने का, लिबरेशन को प्राप्त करने का रास्ता खोजते हैं। वेदांत में हमको नेचर ऑफ सोल के बारे में, आत्मा के बारे में बताया गया है। वेदांत में माया के बारे में बताया गया है, सृष्टि की रचना के बारे में बताया है। मीमांसा में हमको एक्सप्लेन किया गया है कि वेद जो है एक्सटर्नल है, सॉरी वेद क्या है, इटर्नल है और डिवाइन है। तो ये सब चीजें क्या है कि हमारे हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं। अब अंग्रेज ये बोलते हैं कि भाई आपकी तो कोई हिस्ट्री ही नहीं है, तो भाई ये सब क्या है, जब ये हिस्ट्री नहीं है तो क्या है। अब बात करेंगे सेक्युलर सोर्सेज की तरफ। रिलीजियस कर लिए हमने, सेक्युलर सोर्सेज जिसमें कि लोकल सोर्सेज हैं और फॉरेन सोर्सेज हैं। लोकल सोर्सेज में जैसे कि कौटिल्य यानी कि चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है, पोएम्स की फॉर्म में काफी सारे कवियों ने, जैसे कि कालिदास ने लिखा है ऋतु संहारा, ठीक है, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो जो मैंने आपको कहानी सुनाई अरण्य वाली, अभिज्ञान शाकुंतलम, तो अभिज्ञान शाकुंतलम हम कहां से पढ़ रहे हैं, कहां से समझ में आ रहा है, ये सेक्युलर सोर्सेज है। ठीक है, धर्म के बारे में हमको किसने बताया है, भरत मुनि ने बताया है, शुद्राका ने बताया है, उनकी जो एक राइटिंग है मृच्छकात्तिकम, इसमें हमको धर्म के बारे में पता चलता है। प्रोज यानी कि पोएम्स को बोलते हैं हम पद्य, काव्य, ठीक है, जो गीत की फॉर्म में होती है, कविता की फॉर्म में होती है। प्रोज यानी कि गद्य की फॉर्म में, इसमें विशाख दत्त की रचनाएं हैं, इसमें वाण भट्ट की रचनाएं हैं। तो ये सब क्या है, सेक्युलर है, ये किसी धर्म विशेष को टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आसपास हो रही घटनाओं को सोर्स इस तरीके से पिरोया है कि आज ये हमारे लिए सोर्सेज का काम कर रही है। साथ ही साथ फॉरेन सोर्सेज भी हैं, जिसमें 3 तरीके के सोर्सेज हैं। ये फॉरेन सोर्सेज हमें कहां से मिलते हैं, जब बाहर से लोग फॉरेन इन्वेडर्स आने लगे, जो मैंने आपको बताया ना फॉरेन इन्वेडर्स। तो मेगास्थनीज किसके टाइम पे आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर। स्टार्वो किसके टाइम पे आता है, ये ग्रीक है, सारे जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं ये ग्रीक है। स्टार्वो ग्रीक है, डिडोरस ग्रीक है, डियोडोरस, जस्टिन ग्रीक है, डेमेस्कस ग्रीस है, टोलेमी ग्रीस है। तो ये सारे ग्रीक लोग हैं जो कि यहाँ आए हैं भारत में, और इन्होंने आकर यहाँ पर भारत को अपने हिसाब से अपनी राइटिंग्स में लिखा है कि भारत क्या है, क्या उन्होंने देखा, कैसे यहाँ पर राजा होते थे, क्या करते थे। तो ये सब भी हमें फॉरेन सोर्सेज से भी हमें काफी सारी चीजें मिलती हैं। जैसे कि स्टार्वो ने फर्स्ट सेंचुरी में लिखा, क्रिश्चियन एरा के बाद में, सॉरी क्रिश्चियन एरा से बिफोर फर्स्ट सेंचुरी में, यानी कि फर्स्ट सेंचुरी फर्स्ट बीसीई, मतलब कि 0 हमारा यहां से शुरू हुआ है, तो यहां पर स्टार्वो आया है फर्स्ट के बाद। भाई ये ऐसे चल रहा है ना, 2000, 1000, 100, 50, 40, एक आया। फर्स्ट सेंचुरी बीसीई में स्टार्वो ने लिखा है। किसके बारे में लिखा है स्टार्वो ने, स्टार्वो ने बेसिकली ग्रीक जो रूलर था अलेक्जेंडर, उसकी कैंपेन्स के बारे में बताया है। और जब वो उसके कैंपेन्स की बात करता है तो उसके भारतीय कैंपेन्स की भी बात वहां पर की जाती है। तब हमें वहां से पता चलता है कि हाँ भाई पोरस भी कोई था, ठीक है। तो हिस्टोरियंस हैं ये सब। सिलेलिकस ने काफी सारी चीजें बताई हैं। डेमेस्कस ने ग्रीक एम्बेसडर था जो कि बिंदुसार के कोर्ट में आया था। डेमेस्कस बिंदुसार, राजा बिंदुसार के कोर्ट में आया था। तो ये सारी चीजें हमको यहां से पता चलती हैं। ऐसे ही चाइनीज हैं, चाइनीज ट्रेवलर्स हैं, जैसे कि फायान है, हेनजेंग है, आइजिंग है। तो इन सब ने भी क्या किया है, इन सब ने भी यहाँ भारत भ्रमण करके अपनी अपनी जो है रचनाएं लिखी हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि क्या क्या भारत में उस टाइम पर था, ठीक है, ज्योग्राफी कैसी थी, कहां पर किस राजा का शासनकाल चल रहा था, ये सारी चीजें। और इनसे पेपर में क्वेश्चन भी आए, 2013 में भी एक क्वेश्चन आया है वेनजांग से, ठीक है, यूनजांग से 2013 में क्वेश्चन आया है। इनके बारे में पूछा गया था कि येनजांग जो कि एक चाइनीज ट्रैवलर था, इसने इंडिया को विजिट किया था और रिकॉर्ड किया था क्या जनरल कंडीशन को, यहाँ की जनरल कंडीशंस के बारे में बताया था, और यहाँ के उस समय के कल्चर के बारे में बताया था, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट दिए हैं पेपर में, और फिर आपको बताना है कि 3 स्टेटमेंट्स में क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये सब चीज हम एक एक करके डिस्क्राइब में पढ़ेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि हम एंशियंट हिस्ट्री के, यानी कि हिस्ट्री के हमें सोर्सेज कहाँ से मिलते हैं।
कहाँ कहाँ से हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर मैंने मेगास्थनीज जो कि ग्रीस से आया था, पीरियड क्या था और उसने क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखी है वो सब मैंने मेंशन किया हुआ है। प्लॉटमी कितने टाइम पे आया था, क्या लिखा है उसने, द जियोग्राफी और ऑफ इंडिया नाम की एक बुक लिखी है जो कि एंशियंट इंडिया की जियोग्राफी को बताती है। फायान आया, उसने क्या क्या लिखा, यूनजेंग आया, उसने क्या क्या लिखा। तो यहाँ से आपका वो 2013 वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। अल बरूनी आया, ये तो मेडिवल इंडिया में आया था, ठीक है, अर्ली मेडिवल इंडिया में आया था, अर्ली मेडिवल और लेटर एंशियंट में आया था। इसने क्या लिखा है, इसने महमूद ऑफ गजनी के बारे में लिखा है। ये अल बरूनी पहला मुस्लिम स्कॉलर था जिसने कि इंडिया में वेदों की शास्त्रों की स्टडी करी थी, ठीक है। तो इस तरीके से काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें बाकी के फॉरेन इन्वेडर्स की सोर्सेज से भी मिलती है। अब हमको ये पता करना है कि क्या ये लिटरेरी सोर्सेज सिग्निफिकेंट होते हैं। पहली बात तो ये कि ये किस बारे में बताते हैं। लिटरेरी सोर्सेज जो को लिखित फॉर्म में है, चाहे वो पत्थर के ऊपर लिखा हो, चाहे वो किसी किताब में लिखा हो, चाहे वो ताम्रपत्र पे लिखा हो, भोजपत्र पे लिखा हो, ये हमें क्या बताते हैं। ये हमें पॉलिटिक्स के बारे में बताते हैं, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन रहा होगा, राजा ने कितने युद्ध लड़े। ये हमें सोसाइटी की कंडीशंस के बारे में बताते हैं कि बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ कैसा बिहेवियर होता था, औरतों की क्या, स्पेशली औरतों की क्या सिचुएशन थी किसी राजा के शासनकाल में। ये हमें राजा की इकोनॉमी के बारे में बताते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बताते हैं कि कॉइन सिस्टम जो था, सॉरी बार्टर सिस्टम जो था वो बहुत ज्यादा क्या था, कॉम्प्लेक्स था। तो फिर ट्रेड एंड कॉमर्स शुरू हुई। इकोनॉमी, इकोनॉमी वाले सोर्सेज जो हैं लिटरेरी सोर्सेज, जहां पर इकोनॉमी के बारे में बात की गई है। रिलीजियस, रिलीजन के बारे में पता चलता है कि नेचर कैसा था, शासन का, राजा के शासन का नेचर कैसा था, क्योंकि बहुत सारे राजा ऐसे हुए हैं, आपके मेडिवल में भी बहुत सारे सुल्तान ऐसे हुए हैं जो कि बहुत कट्टर थे, बहुत सारे ऐसे हुए हैं बहुत लिबरल हैं। कहाँ से पढ़ते हैं हम इन्हीं इन्हीं किताबों को उठा के, लोगों ने जो चीजें लिखी हुई हैं वहीं से हमको पता चलता है। कल्चर के बारे में पता चलता है, किस भगवान में मानते थे, वैष्णविक शैविक किस चीज में मानते थे। साइंस के इनोवेशन के बारे में पता चलता है कि कैसे साइंस ने प्रोग्रेस करी है, क्या प्रोसेस रहा है साइंस का। जैसे कि वैदिक एज में हम स्टडी करते हैं वेदास की, तो वहां पर हमें पता चलता है कि आर्यंस जो है यहीं के थे। जबकि कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप हिस्ट्री को पढ़ोगे तो कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिस्ट्री ये कहता है कि आर्यन बाहर से आए थे। जबकि हम अगर वेदों को पढ़ते हैं तो हम वेदों में यही पढ़ते हैं, हे आर्य, हे आर्य। मतलब जब भी आपने रामायण महाभारत देखी होगी, महाभारत में मोजर ली, तो आर्यंस वहां पे बहुत बारी वर्ड यूज हुआ है। महाजनपद से हमको बुद्धिस्ट सोर्सेस के पता चलता है, जो जितने भी 16 महाजनपद हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि वहां पर पॉलिटिक्स कैसी रही, रिलीजन कैसा रहा। मौर्यन एरा से हमको अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के बारे में पता चलता है, क्योंकि कौटिल्य ने लिखा अर्थशास्त्र। प्लोटमी के बारे में पता चलता है, मेगास्थनीज के बारे में पता चलता है, ये फॉरेन इन्वेडर्स थे जिन्होंने आकर यहाँ पर यहाँ के शासन व्यवस्था के बारे में लिखा है। पोस्ट मॉडर्न एरा में अगर हम बात करें तो संगम डायनेस्टी में जैन धर्म के जितने भी आपके मैंने अभी लिटरेरी सोर्सेज बताए थे, और चरक संहिता, इन सब से हमें पोस्ट मॉडर्न एरा के बारे में पता चलता है। तो ये सारे क्या है, सोर्सेज हैं। और आप बिलीव मानिए इन सोर्सेज से एक क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है। गुप्ता पीरियड में हमें साइंस के बारे में, पोएट्री के बारे में, एक्सटर्नल अफेयर यानी कि फॉरेन पॉलिटिक्स के बारे में पता चलता है। पोस्ट गुप्ता पीरियड से क्या हो गया, राजाओं ने अपनी बायोग्राफी लिखनी, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी लिखनी शुरू हो गई, कॉपर प्लेट्स पर लिखना शुरू हो गया, ठीक है। तो पोस्ट गुप्ता एरा में हमको ये सारी चीजें पता चलती हैं, और उसके बाद फिर मेडिवल इंडिया शुरू हो जाता है। तो क्या इतने सारे ये जो लिटरेरी सोर्सेज हैं, क्या ये रिलायबल हैं, क्या ये रिलायबल हैं? नहीं, ये रिलायबल नहीं है। क्यों, क्यों रिलायबल नहीं है? क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम, अगर वैदिक एज की बात करो, स्टार्ट फ्रॉम वैदिक एज, अगर आप वैदिक एज से शुरुआत करें, स्टोन एज, और आपको वैदिक एज से शुरुआत हुई है, तो नो इंफॉर्मेशन अबाउट, नो इंफॉर्मेशन अबाउट स्टोन एज एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन, इनके बारे में कोई हमें जानकारी नहीं है। ये जो लिटरेरी सोर्स हैं ये जियोग्राफिकली बहुत सीमित थे। भाई जिस राजा के यहाँ पर जिसने जो लिख दिया उसको बस उस राजा का पता है, बाहर क्या चल रहा है। हो सकता है तुमको तुम्हारा राजा बहुत महान लग रहा हो, लेकिन हो सकता है बाहर कोई राजा तुम्हारे राजा से ज्यादा शक्तिशाली हो। तो जियोग्राफिकल लिमिटेशंस हैं, जियोग्राफिकल लिमिटेशंस हैं लिटरेरी सोर्सेज की। लिटरेरी सोर्सेज में एग्जैक्ट क्रोनोलॉजी नहीं है, एग्जैक्ट क्रोनोलॉजी नहीं है लिटरेरी सोर्सेज में, ठीक है, क्रोनोलॉजी नहीं है।
ठीक है। अब एग्जैक्ट क्रोनोलॉजी को मैच करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की मदद लेते हैं। फिर हम पता करते हैं, हाँ भाई ये इमारत इतनी पुरानी है, अच्छा उस शास्त्र में लिखा हुआ है कि वहां पर एक इमारत थी, तो अच्छा सेम टाइम फ्रेम को फॉलो कर रही है, सेम जियोग्राफी पे है, मतलब कि ये यही होगी, तब जाके हमें पता चल पाता है। तो लिटरेरी सोर्सेज कंप्लीटली आप रिलाई नहीं कर सकते हो इन पे। ऑथर की जो नॉलेज है, यानी कि जो भी लिख रहा है, ऑथर्स नॉलेज, वो काफी सब्जेक्टिविटी से लिख रहा है, अपने हिसाब से सोच के लिख रहा है, ठीक है, कोई फैक्ट्स नहीं है। ऑथर की नॉलेज क्या है, सब्जेक्टिव है, जैसा उसको समझ में आता है वो वैसा लिख रहा है, लिमिटेड है, और अपने राजा के प्रति क्या है, बायस्ड है, अपने राजा के प्रति बायस्ड है। और इतने लिटरेरी सोर्सेज में डायनेस्टीज को, यानी कि वंशों को ढंग से डायनेस्टीज आर नॉट कवर्ड प्रॉपर्ली, ढंग से कवर नहीं किया गया है, और इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तभी तो हम लोग थोड़ा एंशियंट हिस्ट्री से डरते हैं। ऑथर्स ने किंग्स के बारे में लिखा है, किंग्स के बारे में, बट कॉमन पीपल के बारे में कुछ नहीं लिखा। कॉमन पीपल के बारे में उस टाइम के ऑथर्स ने कुछ नहीं लिखा कि वहां के लोगों का समाज कैसा था, क्योंकि दो तरीके की अप्रोच होती है। ऑथर्स ने किंग के बारे में लिखा, कॉमन पीपल के बारे में नहीं लिखा, ये है टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच। लेकिन हिस्ट्री कॉमन मैन से बनती है, डाउन टू टॉप अप्रोच, बॉटम टॉप अप्रोच किसी ने नहीं लिखी ढंग से। तो जब हम पॉइंट ऑफ व्यूज पढ़ेंगे, कॉलोनियल, मार्क्सिस्ट, नेशनलिस्ट, तब आपको मैं यहां पर ये टॉप डाउन और डाउन टॉप का मतलब समझाऊंगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी हुआ करती थी, ये पार्ट मिसिंग है लिटरेरी सोर्सेज में, ठीक है। आपने बता दिया कि ये है वैदिक एरा है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, सब कुछ है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है वो नहीं है। तो ये सारे लिटरेरी सोर्सेज जो हैं इसलिए रिलायबल नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, इसीलिए हम किस पे जाते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पर जाते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में स्टोन के टूल्स, इंस्क्रिप्शंस जैसे कि प्रशस्ति पत्र, ठीक है, कॉइन्स, मेटल के इनकी टाइप क्या है, कॉइन की पंच मार्क कैसा है, किसका फिगर है, तो फिगर से हमें पता चलता है, राजा अपने फिगर छपवाता था, देवी देवता के फिगर छपवाता था, तो हमको पता चलता था कि हाँ भाई ये काफी रिलीजियस साम्राज्य था। अपना छपवा रहा है या साथ में कुछ लिखवा रहा है, तो उसको समटाइम्स उस पे सन, शक संवत एरा की सन लिखी होती थी, तो हम टाइम फ्रेम पता कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्रॉस वैलिडेट करने के लिए काम आते हैं। मॉन्यूमेंट्स में जैसे कि स्तूपास हैं, रॉक पिलर्स हैं, मंदिर हैं, रथ हैं, गुफाएं हैं, सील हैं और स्क्रप्चर्स हैं, ये सब मॉन्यूमेंट्स का पार्ट है। पॉटरी भी आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का एक उम्दा रिलीवेंट सोर्स बनती है। जैसे कि पॉटरी की डिजाइन क्या है, पॉटरी में कौन सा मटेरियल यूज किया गया है, किस तरीके की मिट्टी थी, तो वो वहां से आप पता कर सकते हो कि लिटरेरी सोर्सेज में अगर कहीं पर किसी स्पेशल टाइप की मिट्टी की या कहीं किसी स्पेशल टाइप के कलर की पेंटिंग की चर्चा हुई है, तो आप उसको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से क्या कर सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से आप उसको क्रॉस वैलिडेट कर सकते हैं। जैसे कि पहले अगर बोले तो नेपाल, नेपाल भारत का पार्ट था। अब आप कैसे कह पाते हो, क्योंकि हम इसलिए कह पाते हैं कि जब हम रामायण में पढ़ते हैं तो रामायण में जो चित्र बने हैं वो मधुबनी पेंटिंग के बने हुए हैं, और मधुबनी पेंटिंग ओरिजिनेट हुई है मिथिला से, ठीक है, और रामायण भारत का ही धर्मशास्त्र है, ठीक है, यहीं का एपिक है, यहीं का इतिहास बताता है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मधुबनी पेंटिंग भारत में है, तो नेपाल भी पहले भारत का ही हिस्सा रहा होगा, क्योंकि अभी क्या है, मधुबनी पेंटिंग वहां का नेशनल पेंटिंग है। तो ये सारी चीजें हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से पता चलती हैं। आर दी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज रिलायबल एंड सिग्निफिकेंट, यस, डेफिनेटली, डेफिनेटली, क्योंकि ये किसी ने जाके गाड़े नहीं है अभी वहां पे, ये खुदाई में प्राप्त हुई चीजें, ठीक है। तो ये मटेरियल रिमेन्स हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो हैं, मटेरियल्स के जो रिमेन्स बच गए वो हैं ये, ठीक है। स्टडी ऑफ पास्ट के बारे में बताते हैं हम, स्टडी ऑफ पास्ट थ्रू मटेरियल रिमेन्स, ठीक है। जैसे कि पॉटरी है, टूल है, सील है, इंस्क्रिप्शन है, स्कल्पचर है, ये सब हमको बताते हैं, ये वहां की स्टडी आप कर सकते हो।
ठीक है। आप जैसे कि न्यूमिस्मेटिक में क्या होता है, अब अगर आपको कोई कॉइन निकला है तो कॉइन को आप, न्यूमिस्मेटिक क्या होती है, स्टडी ऑफ कॉइन, तो आप उसकी स्टडी कर सकते हो, आप उसका टाइम पीरियड बता सकते हो, किस तरीके का मटेरियल यूज हुआ है उससे आप बता सकते हो काफी सारी चीजें। तो ये आपको प्री हिस्टोरिकल एज के बारे में भी बताते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से ही हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का पता चला, दैट मीन्स कि इसी से हम प्री हिस्टोरिकल एज का पता लगाते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से। भाई कैसे हमको पता चला कि जब हमारी मानव जो है, हम लोग प्रोग्रेस कर रहे थे एज अ इंसान, तो हमने सबसे पहले स्टोन के टूल्स बनाए, तो कैसे पता चला, वो कहीं से खुदाई में निकले ना, तभी तो पता चला, उनके बारे में कोई लिटरेरी सोर्स तो था नहीं। तो ये हमें हिस्टोरिकल प्रोग्रेस बताते हैं। और क्या प्रोसेस रहा वो प्रोसेस बताते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। ये कोरिलेट करते हैं डेटा को, लिटरेरी डेटा को, विद विद the archaeological sources, with the sources found after खुदाई, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो ये हमें डिटेल बताते हैं टेक्नोलॉजी की कि कौन सी टेक्निक यूज की गई, डिटेल्स अबाउट टेक्नोलॉजी, कौन सी किस चीज को बनाने में कैसी टेक्नोलॉजी यूज की गई। भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हड़प्पा में जब आप उनका पढ़ते हो कि यहाँ पर प्रॉपर वाटर चैनल्स थे, प्रॉपर मतलब एक नहाने के लिए पूरे एक वो बने हुए थे, तो ये सारी चीजें, गलियों में घर आमने सामने बने हुए थे, पीछे इनके खेत बने हुए थे, तो ये सब क्या है, इनकी टेक्नोलॉजीज थी। तो वो उस टाइम के टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं, उस टाइम के ट्रेड के बारे में बताते हैं, उस टाइम पे लोगों को कैसे दफनाया जाता था उस बारे में बताते हैं, बरेल के बारे में बताते हैं। उस टाइम पर बरेल कल्चर प्रैक्टिसेस जो थी, बरेल कल्चरल प्रैक्टिसेस, इनके बारे में बताया जाता है। ठीक है, फूड हैबिट्स क्या थी, क्या क्या अनाज मिले हैं उस टाइम पर, ठीक है, जो जमीन में गड़े हुए हैं, फूड हैबिट्स के बारे में पता चलता है, उस टाइम पे एग्रीकल्चर के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो ये कंप्लीटली हम जो है लिटरेरी सोर्सेज में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमें कंप्लीट हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग देते हैं। इसलिए क्या देते हैं हमको, कंप्लीट हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जहां पर इस कॉइन्स के बारे में मैंने लिख दिया है यहाँ पे, इसमें मटेरियल क्या था, स्टडी क्या थी, एलॉयज थे कि नहीं थे, तो ये सब पता चलता है। ये कैसे करेंसी बना, अर्लियर बार्टर सिस्टम कॉम्प्लेक्स था, तो धीरे धीरे सिक्के चलाए जाने लगे आपस में ट्रेड और कॉमर्स के लिए। ठीक है, इंस्क्रिप्शन हमको क्या बताते हैं, चाहे वो स्टोन पे लिखा हो, वुड पे लिखा हो, लकड़ी पे लिखा हो, ईंट पे लिखा हो, शैल पे लिखा हो, ठीक है, प्लेट पे लिखा हो, पॉटरी पे लिखा हो, तो ये हमें इसकी जो स्टडी है इसको हम बोलते हैं एपिग्राफी। तो एपिग्राफी के जरिए आप सारी चीजें पता लगा सकते हैं। ये इंस्क्रिप्शन सबसे ज्यादा ड्यूरेबल और रिलायबल सोर्सेज होते हैं, और इन्हीं इंस्क्रिप्शन के जरिए हमको पता चलता है कि चेंजेस कैसे हुए हैं, तभी हम हिस्ट्री को पढ़ पाते हैं। ये इंस्क्रिप्शन हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, ये इंस्क्रिप्शन हमें बताते हैं पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल नॉलेज के बारे में, जीनोलॉजी के बारे में बताते हैं कि किसने कैसे सिक्के चलवाए, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है। ये रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताते हैं, अबाउट द किंगडम। ये स्क्रिप्ट और लैंग्वेज के बारे में बताते हैं, भाई क्या लिखा हुआ है, वो किस स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, किस भाषा में लिखा हुआ है, उससे हमें ये पता चल जाता है कि पर्टिकुलर जगह की स्क्रिप्ट क्या थी। जैसे कि हम बुद्धिज्म की स्क्रिप्ट पाली पढ़ पाते हैं, तो क्यों समझ पाते हैं, क्योंकि बुद्धिज्म जितना लिखा हुआ है वो पाली स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑफिशियल्स की डेजिग्नेशन कैसी हुआ करती थी, उनको लैंड मिलती थी कि नहीं मिलती थी, ये सारी चीजें आपकी इंस्क्रिप्शन में लिखी होती है। ठीक है, जैसे कि नासिक में इंस्क्रिप्शन है, जूनागढ़ में इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पे लिख लेना, नासिक में इंस्क्रिप्शन है, जूनागढ़ से इंस्क्रिप्शन मिले हैं। ठीक है, हाथी गुफा से इंस्क्रिप्शन मिले हैं, मंडसौर से इंस्क्रिप्शन मिले हैं, बराबर से लुम्बनी से इंस्क्रिप्शन मिले हैं, प्रयाग से इंस्क्रिप्शन मिले हैं, एहोल से इंस्क्रिप्शन मिले हैं। तो ये काफी सारी जगह हैं जहां पर इंस्क्रिप्शन मिले हैं और जो हमें काफी सारी चीजों के बारे में बताते हैं। आज का सेशन हम लोग यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो और अगर आप लोग चाहें कि हम इसको कंटिन्यू करें तो इसको देखिएगा,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करना तो भूले ही नहीं, ठीक है। और इस सेशन को हम डेली कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे, एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन तो कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। 2 दिन का ब्रेक मुझे भी चाहिए, बाकी आप लोगों के लिए नोट्स वगैरह बनाने के लिए। तो 5 दिन के लिए हम इसको डेली कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो कल हम करेंगे क्या, ठीक है, कल हम करेंगे बेटा हिस्ट्रियोग्राफी, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।